हाल ही में एक पॉडकास्ट है जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। मैंने वो आज ही देखा है और इसमें दो चीजों की बहुत ज्यादा चर्चा की गई है, दो शब्द जो मेरे जहन से नहीं निकल रहे हैं। दूसरी बहुत ही विरोधाभास बात कही गई है कि फ्यूचर में ह्यूमैनिटी विल बी डेड, ह्यूमंस विल कोलैप्स। तो उसी के साथ साथ पूरी कॉन्शियसनेस भी कोलैप्स कर जाएगी। चेतना को ही इन्होंने कह दिया है मर जाएगी फ्यूचर में, ना कोई सवाल पूछने वाला होगा, ना सही जवाब मिलेंगे हमें। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो भी तुम्हें पता भी नहीं है कि उनकी प्रवृत्ति कैसी है, उनके फैलने की दर क्या है। तुमने जंगल काट दिए। ज़्यादातर जो मेडिसिन्स बनती हैं वो जंगलों से वनस्पतियों को उठा करके बनाई जाती हैं। अब क्योंकि तुमने जंगल काट दिए तो तुम्हारे पास वो वनस्पतियाँ भी नहीं बची। हो सकता है तुम 2-4 डिग्री या 10 डिग्री भी बढ़ गया तो तुम सहन कर पाओ, लेकिन जो बैक्टीरिया हैं वो सहन ना कर पाए और वो मर गए। तो क्योंकि वो मर गए तो तुम भी नहीं बचोगे। हम भूखे मरने वाले हैं। ये बात नहीं समझ में आ रही है। तुम फसलों पर ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते कि गेहूँ उग, फिर तुम कहोगे यहाँ तो नदी थी, अभी कल तक तो यहाँ नदी थी, कहाँ गई? वो गई समुद्र में। और उसको समुद्र में किसने भेजा? तुमने भेजा। अब तुम कहोगे कि हमने तो। और जब बारिश नहीं होगी तो यहाँ के लोग पलायन करेंगे। ये एक और बीमारी। मेरा नाम अनुष्का है और मैं टेक्निकल और एथिकल एआई फील्ड में काम कर रही हूँ। हाल ही में एक पॉडकास्ट है जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। मैंने वो आज ही देखा है और इसमें दो चीजों की बहुत ज्यादा चर्चा की गई है, दो शब्द जो मेरे जहन से नहीं निकल रहे हैं। पहला है सिमुलेशन, जहां पर ये कह रहे हैं कि हम एक सिमुलेशन में रह रहे हैं, हम माया में रह रहे हैं। और साथ ही दूसरी बहुत ही विरोधाभास बात कही गई है कि फ्यूचर में ह्यूमैनिटी विल बी डेड, ह्यूमंस विल कोलैप्स। तो उसी के साथ साथ पूरी कॉन्शियसनेस भी कोलैप्स कर जाएगी। चेतना को ही इन्होंने कह दिया है मर जाएगी फ्यूचर में, ना कोई सवाल पूछने वाला होगा, ना सही जवाब मिलेंगे हमें। और इसलिए ये एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना चाहते हैं कि पृथ्वी बचे या ना बचे पर मनुष्य बचा ले जाएं। ये इनका पूरी एनर्जी, पूरे रिसोर्सेज उसी दिशा में अग्रसर हैं। तो प्रश्न मेरा यहाँ ये है, इतना बेसिक फैक्ट, साइंस का एक इंसान जिसने इतना कुछ बड़ा बना दिया है, एक बेसिक फैक्ट जो एक बच्चा भी जानता है कि ग्लोबल वार्मिंग इज अ सीरियस कंसर्न, हम बचपन से पढ़ते आए हैं और आज दुनिया जिस कगार पर खड़ी है वो इंसानों की वजह से ही है। पूरे पॉडकास्ट में एनवायरमेंट कंसर्न, ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन एमिशन की कहीं कोई चर्चा नहीं की गई है। इंस्टेड ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया बचे ना बचे, हम इंसानों को बचा ले जाएंगे। तो ये कैसी विचारधारा है कि साइंस का एक व्यक्ति फैक्ट्स को इतना मैनिपुलेट करके दुनिया के सामने रख रहा है और इतनी बेसिक बातों को कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश कर रहा है। ये कैसी विचारधारा है और हम कैसे इसका सामना करें, हम कैसे इस पर तर्क करें? यही मेरा प्रश्न है। नहीं, विचारधारा की बात नहीं हो रही है। धारा का जो स्रोत है उसकी बात हो रही है। विचारक की बात है। साइंस माने क्या होता है? साइंस माने यही तो ना कि ये जो बाहर आपके दुनिया है, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, वो अब आपके लिए ज्ञात हो गया है, कॉम्प्रहेंसिबल हो गया है। ठीक है ना? पानी नीचे को क्यों गिर रहा है, सूरज की रोशनी पृथ्वी तक आने में समय क्यों लग रही है, चंद्र ग्रहण क्यों हो रहा है, ये सब बातें हो सदा से रही थी। अब आपने जान लिया है कि क्यों और कैसे होती हैं। इसको विज्ञान कहते हैं। तो उससे आप भीतर से कोई ज़्यादा स्पष्टता तो हासिल नहीं कर लोगे ना। आप खुद को लेकर के बहुत उलझे हुए हो सकते हो। विचार का जो स्रोत है, विचारक, वो भीतरी अंधेरे में एकदम डूबा हुआ हो सकता है। फिर भी बहुत संभव है कि उसे विज्ञान में कुछ महारत हासिल हो। बिल्कुल संभव है। तो विज्ञान से आप बेहतर इंसान नहीं बन जाते, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि आप अगर आदमी ही गड़बड़ हो तो आप विज्ञान का इस्तेमाल भी सबसे गिरे हुए कामों के लिए करते हो। ये अ, हमारी भूल रहती है सोचना कि कोई वैज्ञानिक है तो आदमी भी बढ़िया ही होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम्म।
ठीक है, विज्ञान से बाहरी अंधविश्वास हटते हैं, पर सबसे भयानक और खतरनाक अंधविश्वास तो भीतर होता है ना, जिसका नाम होता है अहंकार। और विज्ञान से वो नहीं हटता। और जहाँ अहंकार होता है वहाँ कामना होती है। अहंकार माने अपूर्णता। जहाँ अपूर्णता है वहाँ दुनिया को लेकर कामना उठेगी कि दुनिया का कोई विषय मिल जाए तो मेरी अपूर्णता दूर हो जाए। जब काम भरा हो आँख में तब सच नज़र ना आता है। आप कह रहे हो बच्चा भी जानता है कि आज दुनिया बिल्कुल विनाश के मुहाने पर खड़ी है, क्लाइमेट क्राइसिस सब जानते हैं। तो फिर और ये जो बहुत सारे क्लाइमेट डिनायलिस्ट हैं, इनको क्यों नहीं दिख रहा है? आग दहके पर धुएं से प्रकाश ढक सा जाता है, और जब काम भरा हो आँख में तो सच नज़र नहीं आता है। आँख में जब कामना भरी हो तो सच्चाई नहीं दिखाई देती। और कामना कब भरी रहती है? जब आपको दुनिया का बहुत कुछ पता होता है और अपना कुछ भी नहीं पता होता। और वैसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत खतरनाक हो जाते हैं। पृथ्वी खत्म हो जाए, इंसान को बचाना है। वाह रे वाह! इंसान जिसको आप इंसान बोलते हो, उसकी रग रग पृथ्वी है। पृथ्वी नहीं रहेगी तो इंसान कहाँ से रहेगा? कई बातें हैं इसमें, ये एक बात है। और पृथ्वी बचे ना बचे, इसका क्या मतलब है? सीधा मतलब यही है ना कि विनाश। किसका? प्रकृति का नहीं, मनुष्यों का। कैसे? मृत्यु क्या है? बॉडी का कोई टेक्निकल फेलियर, वही कि किसी ऑर्गन ने काम करना बंद कर दिया, यही होता है ना। वो अब हार्ट हो, किडनी हो, लीवर हो, तुम्हारा ब्रेन हो, कुछ भी हो, क्योंकि ब्रेन तो आज किसी का काम नहीं कर रहा है। काम करता तो ये नौबत ना आती। काम करता तो ये नौबत ना आती। ये बातें करने की। पतन माने क्या? कि मृत्यु यानी बीमारियां, यही। बिना बीमारी के तो नहीं मरते। कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, कोई ना कोई फेलियर आता है बॉडी में, तभी। तो ज़्यादातर जो तुम्हारी चीज़ें हैं वो पृथ्वी से कनेक्टेड हैं, और पृथ्वी पर उन चीज़ों से कनेक्टेड हैं जिन परिस्थितियों में तुमने इवॉल्व किया था। तुम्हें लगता है कि तुम यही हो, लेकिन तुम बने हो एक सेल से, और वो सेल लाखों साल पुराना है। उसने लाखों सालों की यात्रा करी है। यही कह रहे हैं ना, यही हुआ है ना। जीन्स ट्रांसफर होते हैं, डीएनए होता है। इनका क्या मतलब होता है? इनका यही काम होता है कि पिछली पीढ़ी की चीज़ों को आगे बढ़ाना। जो चीज़ें शरीर को चलाने के लिए ज़रूरी होती हैं, वो सारी चीज, वो सारे कोड उसमें होते हैं, और वो उसी के हिसाब से काम करते हैं। उसको पता है कि इतना टेम्परेचर होगा एटमॉस्फेयर में, तो हमें ऐसे काम करना है। वो उसके लिए इवॉल्व हुए हैं। तुम टेम्परेचर बदल बदल रहे हो, वो कैसे काम करेंगे? बदल गया है। 1.5 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर बढ़ गया है पृथ्वी का औसत तापमान। जाके पढ़ो। और एवरेज टेम्परेचर में 1.5 डिग्री की वृद्धि यानी दिन में 6, 7, 8 डिग्री की वृद्धि, और इसके परिणाम देखने को मिल ही रहे हैं। ये जो चक्रवातों की संख्या इतनी बड़ी है, साइक्लोन्स की और बेमौसम बारिश की, ये क्यों हो रही है? कभी पढ़ा है?
कि बारिश कैसे होती है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। अगर टेम्परेचर में थोड़ा भी फ्लक्चुएशन हुआ तो ये सब चीज़ें डिस्क्रप्ट हो जानी है। जो मॉनसून है उसका पूरा पैटर्न बदल जाएगा और तुम्हारी फसलें एक निश्चित समय पर होने के लिए अभ्यस्त हो चुकी हैं। यही हो रहा है ना। जो बेमौसम बारिश हो रही है, जाके पढ़ो कि वो क्यों हो रही है, तो तुम्हें पता चलेगा कि इसके पीछे का क्या कारण है। लेकिन पढ़ना है नहीं, पढ़ना तो है नहीं। आजकल तो ज्ञान भी पहले ये देखता है कि किस ज्ञान में पैसा है और किस में नहीं है। जो कॉलेजेस सिलेक्ट करते हो वो क्या देख कर करते हो, और जो कोर्सेज करते हो वो क्या देख कर करते हो कि देखो इसमें प्लेसमेंट में इतना पैसा मिलेगा, यही देखते हो ना। अगर आज कोई अनाउंसमेंट हो जाए, कोटा में जाकर तुम नगाड़ा पीट दो कि यूपीएससी और आईआईटी के प्लेसमेंट्स बंद हो गए हैं, यूपीएससी में तुम घूसखोरी नहीं कर सकते, सारा शहर खाली हो जाएगा। तो ज्ञान भी तो तुम्हें इसीलिए चाहिए ताकि तुम उसका भोग कर सको। ज्ञान तुम्हें इसलिए थोड़ी चाहिए कि तुम उससे कुछ बेहतर कर पाओ। यही सब चीज़ें हैं, यही हो रहा है। और जब पहले मैंने बात करी थी कि जो टेम्परेचर बढ़ गया है तो उसमें एवरेज टेम्परेचर बढ़ गया है, और जो 8 लाख साल पहले टेम्परेचर था या हवा की जो गुणवत्ता थी वो ऐसी थी, तो बहुत समझदार आकर ये भी तर्क करने लगे कि तुम्हें कैसे पता चलता है कि 8 लाख साल पहले ये टेम्परेचर था, हवा की ये गुणवत्ता थी, एक्यूआई इतना रहा होगा। ऐसे भी हैं। जो बर्फ़ होती है, अंटार्कटिका, जो ध्रुवों पर बर्फ़ होती है, तो वहाँ पर बर्फ़ के नमूने लिए जाते हैं। बर्फ़ के नमूने लिए जाते हैं, जैसे फ्रीज़ के अंदर तुम बर्फ़ जमाते हो, और बर्फ़ जमाने के बाद में, जमने के बाद में जब उसके अंदर हवा के कुछ बुलबुले रह जाते हैं बीच में, देखे हैं ना कभी, हवा के बुलबुले रह जाते हैं, तो वैसे बर्फ़ के अंदर जो बुलबुले होते हैं, जो एयर बबल्स होते हैं, वैज्ञानिक उनको लैब में ले जा करके उनकी टेस्टिंग करते हैं, और उस एयर बबल्स से पता चलता है कि हवा की गुणवत्ता क्या थी उस समय। और समय का कैसे पता चलता है? समय का पता चलता है उनके अंदर मौजूद गैसों से। जो गैसें होती है, हर गैस एक निश्चित तापमान पर जमती है, तो देखा जाता है कि ये कौन सी गैस है और ये किस तापमान पर जमती है, तो उससे उस समय का तापमान पता चल जाता है कि हाँ ये टेम्परेचर रहा होगा। बस बीमारियां बढ़ रही, बीमारियां बढ़ रही है। क्या तुम्हें मूल कारण पता है कि उनके बढ़ने का क्या कारण है? जो मूल कारण है वो कुछ और ही है और तुम्हें कुछ और ही बताया जा रहा है। जो समस्या है आजकल, गिनी चुनी कुछ 3-4 घातक ऐसी बीमारियां हैं वही आपके घरों में हैं बस। हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट। अभी तो लोगों को ये भी नहीं पता कुछ को कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में क्या अंतर होते हैं।
हमारी आबादी का पढ़ा लिखा बहुत ऐसा बड़ा तबका है जिसको आज भी ये नहीं पता कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। यही सब कुछ है, मानसिक तनाव है। इनके पीछे जो मूल कारण है आपको कभी उसके बारे में नहीं बताया गया है। बस समस्या ये है, आपको उलझाया जा रहा है उन चीज़ों में, उन मुद्दों में जिनमें उलझकर तुम और ज़्यादा उन समस्याओं के पास जाओगे और परेशान होगे। और जिन्होंने तुम्हें उन समस्याओं में उलझाया है वही तुम्हें इसका समाधान भी देंगे। ज़्यादातर लोगों के जो तर्क होते हैं कि आजकल खान पान ऐसा हो गया है और रहन सहन सही नहीं है लोगों का, काफ़ी हद तक मैं मानता हूँ कि ये सब चीज़ें हैं जिनके कारण ये सब हो रहा है। लेकिन इससे बड़ा मुद्दा जो हमारे सामने है वो कुछ और ही है, और सभी समस्याओं की जड़ वही है। जो बीमारियां पनप रही है इतनी, वो कहाँ से पनप रही है? और जो नई नई बीमारियां आ रही है वो आ कहाँ से रही है? और क्योंकि तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता तो तुम्हें जो पट्टी पढ़ा दी जाती है तुम्हारे अंदर वही बैठती है। आज सबसे ज़्यादा बीमारियों के फैलने की वजह एक तरह से साफ आंखों से देखा जाए तो वो क्लाइमेट चेंज है। तुम जलवायु बदल रहे हो, तुम इस ग्रह की हर वो चीज़ बदल रहे हो जिसके अनुकूल हमने इस पृथ्वी पर इवॉल्व किया था। अगर वो कंडीशंस सारी चेंज हो जाएंगी तो तुम कैसे बचोगे? तुम्हारा जो इवोल्यूशन है वो इसी पृथ्वी पर हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि किसी दूसरे ग्रह से तुम यहां पर आए हो। यहीं बने हो, इसी मिट्टी से उठे हो, तो तुम भी ये मिट्टी ही हो। लाखों सालों से प्रजातियां एक अनुकूल वातावरण में रहने की आदी हो चुकी हैं, और जब वो एटमॉस्फेयर कंडीशन बनी तब जाके पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। वरना क्यों किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की नैया नहीं बह रही है? लेकिन ये बात तुम्हें कभी ना तो बताई गई और ना तुमने कभी इसको जानने का प्रयास करा। और जिन्होंने जाना भी वो इसलिए जाना ताकि उनका भी इससे कोई स्वार्थ निकल सके। ज़रूरी नहीं कि हर साइंटिस्ट सही हो। अगर कोई विज्ञान का बहुत बड़ा ज्ञाता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उस विज्ञान का इस्तेमाल सही काम के लिए करेगा। हो सकता है वो कुछ ऐसा कर दे जिससे तुम्हारी पुश्तें याद रखे कि ऐसा वैज्ञानिक भी हुआ था। आपका शरीर इस पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, और ये एक बात नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। आपका जो कद है, आपकी जो हाइट है, वो पृथ्वी के व्यास से निर्धारित होती है। पृथ्वी पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल पुल है
वो निर्धारित करता है कि आपकी ऊंचाई कितनी होगी, और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसके रेडियस से आ रहा है। पृथ्वी की रेडियस तय कर रही है कि आपके शरीर में कितनी मांसपेशियां होंगी। इस ग्रह की ग्रेविटेशनल फोर्स तय करती है कि कितनी मसल्स होंगी आपके अंदर। मसल्स मास समझते हो ना? इसमें जो बॉडी के अंदर मसल मास परसेंटेज जो होता है वो कितना परसेंट होता है? वो इतना होता है कि जिसके द्वारा आप इस ग्रह के ग्रेविटेशनल पुल के विपरीत अपने शरीर के चाल ढाल को बनाए रख सको। जैसे अगर इस ग्रह की ग्रेविटी ज़्यादा होती तो आपको ज़्यादा मसल्स की ज़रूरत पड़ती, ज़्यादा मजबूत मांसपेशियों की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि जब ग्रेविटी ज़्यादा होती है तो आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, ज़्यादा पावर के साथ चलना पड़ता है। जब आप दूसरे ग्रहों पर जाते हो तो आपने कभी देखा है कि वहाँ पर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो पृथ्वी पर जैसे चलते हैं वैसे चल रहे हैं? उनके चलने की स्थिति बदल जाती है। क्यों? क्योंकि वो इस पृथ्वी पर इवॉल्व हुए हैं और उनकी जो बॉडी की कंडीशंस हैं वो इस पृथ्वी के लिए हैं, ना कि दूसरे ग्रहों के लिए। आपका जो दिल है वो कैसे धड़कता है? उसकी एक रिदम होती है और वो रिदम काम करती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को काउंटर बैलेंस करते हुए। यही होता है आपकी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर होता है वो उतना ही होता है कि वो ग्रेविटी के विपरीत आपके पूरे शरीर के अंदर ब्लड फ्लो को मेंटेन रख सके। अगर ग्रेविटी ही ना हो या ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो तो आपका हार्ट अलग तरीके से धड़कता। बहुत लोगों को आज ये भी नहीं पता है कि क्लाइमेट चेंज क्या है, और सबसे बड़ी बीमारी यही है कि उनको पता नहीं है कि ये क्या है क्लाइमेट चेंज, और ये सबसे ज़्यादा आहत करेगा आने वाले कुछ ही सालों में। 37 लाख वर्ग किलोमीटर का इलाका जंगल की आग में भस्म हो गया। मार्च 2024 से फरवरी 2025 के बीच ये इलाका आकार में भारत और नॉर्वे के साझा क्षेत्रफल के बराबर है। धरती के गर्म होने की रफ्तार 50% बढ़ गई है 1990 और 2000 के दशक के मुकाबले। नई रिसर्च बताती है कि धरती का तापमान अब हर दशक में 0.27 डिग्री सेल्सियस की रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। समंदर का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बीते दशक में हर साल इसमें 4.5 मिलीमीटर का इजाफा हुआ है, जबकि 1990 के बाद कई दशकों तक ये वृद्धि सिर्फ 1.85 मिलीमीटर सालाना थी। वन्य जीवों की आबादी 73% घट गई है बीते 50 सालों में। उनके बसेरे तबाह हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन अब वन्य जीवों के लिए ही नहीं बल्कि इंसानों के अस्तित्व के लिए भी संकट बन रहा है, और ये संकट अब ऐसे मोड़ पर पहुंच रहा है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये हो रहा है। आपकी जो आंखें हैं वो भी इस पृथ्वी के अनुकूल बनी हुई हैं। अगर पृथ्वी सूरज के ज्यादा पास होती तो आपकी जो आंखें हैं उनमें कॉर्निया, आपके रोड्स, इन सब का शेप अलग होता, क्योंकि वहां रोशनी ज्यादा होती।
अगर यही पृथ्वी सूर्य से दूर होती तो आपकी आंखों को और ज्यादा शार्प होना होता, क्योंकि वहां रोशनी कम होती तो देखने के लिए एक पर्याप्त लेंस की जरूरत होती है। आपके जो वोकल कॉर्ड्स हैं जिनसे आप बोलते हो, आवाज को किसी दूसरे पर्सन को भेजते हो और उससे बात करते हो, यही होता है। हवा का जो मीडियम होता है, आप बात करते हो वो किस मीडियम से करते हो? हवा के मीडियम से करते हो। अगर हवा ही नहीं है तो बात कैसे करोगे? आपकी आवाज कोई मैग्नेटिक वेव्स तो है नहीं। आवाज को, हवा को मीडियम बनाकर चलना होता है, और हवा आधारित है ग्रेविटी के ऊपर। तुम पृथ्वी से अलग नहीं हो, तुम पृथ्वी ही हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बस अकेले हो जो इस शरीर को लेकर चल रहे हो? नहीं, तुम्हारे अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज की स्पीशीज तुम्हारे अंदर हैं, और वो सिर्फ पेट में नहीं है, वो पूरे शरीर में है, बहुत जगहों पे है। अगर वो बैक्टीरियाज ना हो तो भी तुम नहीं बचोगे। और वो बैक्टीरिया, वो चीजें सिर्फ पृथ्वी पर हैं। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इस पृथ्वी से हटकर तुम्हारे अंदर है। और जो जलवायु परिवर्तन है वो इस पूरी पृथ्वी को ही बदल देगा। जलवायु परिवर्तन सीधी बात है कि एक निश्चित मौसमी पैटर्न बना हुआ है किसी भी इलाके में कई सालों से। इसी को जलवायु बोलते हैं कि यहाँ इस महीने में बारिश होती है, इस महीने में धूप होती है, इस महीने में, ये जलवायु है। और ये हर जगह की अलग अलग होती है। और जलवायु का मतलब या वो निर्धारित होती है तापमान के ऊपर, तापमान के ऊपर। और तापमान निर्भर होता है कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स के ऊपर। जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूँ तो इसके जैसे और भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो हवा में होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन के कुछ हैं, नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसकी वजह से ओजोन में पिछले कुछ सालों में जो आहत हमको देखने पड़े, एक माइनर शॉट हुआ था, जिसकी वजह से पता है ना क्या हुआ था? किसी के 4 हाथ पैर हो रहे हैं, किसी के 3 आंखें हो रही है, किसी का सिर बड़ा हो रहा है। लेकिन उसको आपने कंट्रोल कर लिया और आपने सीएफसीज बंद कर दिए, तो वो ओजोन डिप्रेचर खत्म हो गया। लेकिन अब जो हो रहा है उसको आप लगातार साल दर साल एक बढ़ती हुई दर से बढ़ा रहे हो। जो कार्बन एमिशन है, जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, वो कौन कर रहा है? शेर। पहले भी कह चुका हूं, वो हम कर रहे हैं। और हम कैसे कर रहे हैं? हम कोयला जलाकर कर रहे हैं। अब आप कहोगे कि हमने तो कोयला जलाया नहीं। तुम जो पेट्रोल जला रहे हो, तुम जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हो, वो कहां से आ रही है? वो कोयला जलाकर आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बिजली बंद कर दो, पेट्रोल का इस्तेमाल मत करो। लेकिन इस
पृथ्वी पर एक ऐसी आबादी है जो इन चीज़ों का अंधा उपभोग कर रही है। और उनके कारण आज हमें ये स्थिति देखने को मिल रही है। जलवायु का सीधा अर्थ होता है कि एक हवा है, पर मीटर स्क्वायर क्यूब के अंदर 10 लाख हवा के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उनमें अगर 240 से 270 ppm, यानी 10 लाख मॉलिक्यूल्स के अंदर 270 से 240 मॉलिक्यूल्स अगर कार्बन डाइऑक्साइड के हैं तो वो अच्छी बात है। और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल क्या करता है, वो एनर्जी को ट्रैप करता है। जो सूरज से रेडिएशन आ रहा है उसको अपने अंदर स्टोर करके रखता है। अब रेडिएशन कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसको आप बक्से में बंद करके रख लोगे, तो मॉलिक्यूल्स उससे एनर्जी को ट्रैप करके रख लेते हैं। तो इसीलिए पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। उसी से निर्धारित होता है कि पृथ्वी पर औसत तापमान कितना होगा, और ये हर जगह के हिसाब से अलग अलग होता रहता है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक बार आपने वातावरण में छोड़ दी तो छोड़ दी। इसका एक साइकिल भी होता है कि जो पेड़ हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से फिर से जमा करते हैं और लकड़ी बनाते हैं। पेड़ एक अपने आप में बहुत अच्छा काम करता है। वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और उसकी लकड़ी बना देता है। लेकिन आप उन पेड़ों को भी नहीं छोड़ रहे। आप पेड़ काट रहे हो, जंगल काट रहे हो। तो तापमान और बढ़ेगा। जलवायु बहुत डेलिकेट चीज है। जो मौसम है और जो जलवायु है, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। जो लोग कहते हैं कि अभी तो बहुत ठंड पड़ रही है, कहाँ है ग्लोबल वार्मिंग? तो पहले जाओ और छठी कक्षा में बैठो और ये पढ़ो कि जलवायु और मौसम ये दोनों क्या चीजें हैं और इनमें अंतर क्या है। हम बर्बादी की कगार पर खड़े हैं और तुम्हें अभी भी नहीं दिख रहा है। ये सबसे बड़ी बीमारी है। आपके जो कान है, उसके अंदर एक तरह का फ्लूइड भरा होता है। वो जो फ्लूइड है वो पूरी बॉडी को बैलेंस में बनाने का काम करता है, बैलेंस में रखने का काम करता है। ठीक, जब आप ऐसे गोल 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 घूमते हो और रुकते हो, रुकने के बाद भी आपको जो दुनिया घूमती हुई दिखाई देती है वो इसीलिए दिखाई देती है क्योंकि जो फ्लूइड है वो डिस्टर्ब हो गया होता है। और वो आपके रुकने के बाद भी थोड़ी देर ऐसे 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 हिलता है, तो आपको ऐसा लगता है कि दुनिया अभी भी गोल घूम रही है। तो धीरे धीरे जब वो फ्लूइड फिर से बैलेंस में आता है, तब जाके आप भी बैलेंस में आते हो। ठीक है, और वो फ्लूइड टेम्परेचर और हवा के दबाव को ध्यान में रखकर बॉडी को बैलेंस करता है। वो हवा के प्रेशर को मेजर करके बॉडी को बैलेंस करता है। जब तुम टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो फ्लूइड किस तरह से डिस्टर्ब होगा, ये जाके एक बार पढ़ो। वेस्टिबुलर सिस्टम जिसको बोलते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो लगभग 1.5 डिग्री से ज़्यादा बढ़ चुका है। और जब टेम्परेचर औसत 1 डिग्री बढ़ता है तो
दिन में वही टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ता है। जो औसत होता है, औसत माने समझते हो ना, किसी भी चीज़ का औसत, कि ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसका औसत निकालते हैं कि कम से कम इतना तो अब 15.5 डिग्री औसत तापमान हो चुका है लगभग, और औसत 15.5 डिग्री है। इसका मतलब पीक अब 10 डिग्री और बढ़ेगा जितना पहले था उससे। और इससे तुम्हारी हेल्थ पर बहुत इम्पैक्ट होने वाले हैं। तुम्हारी हेल्थ पता नहीं किस दिशा में जाएगी। हेल्थ को तो छोड़ ही दो, तुम जिंदा रह पाओ यही देखो कि तुम जिंदा कैसे रहोगे। तुम जिंदा बचोगे भी। तुम्हें अब हेल्थ के बारे में बात करने का समय नहीं बचा है। अब वो समय गया जब तुम इन चीज़ों पर ध्यान दे सको। तुम बुरी तरह से प्रभावित होने वाले हो इन सब चीज़ों से। किसी भी तरह से नहीं बचोगे, और बचोगे तो वो तभी बचोगे जब तुम अपनी चेतना को विकसित करोगे और उन कारणों को रोकोगे जिन कारणों से ये सब चीजें हो रही हैं। और ये सब चीजें एक्सेलरेट कर रही हैं, यानी साल दर साल बढ़ रही हैं, और बढ़ने की दर भी बढ़ रही है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो अभी तुम्हें पता भी नहीं है कि उनकी प्रवृत्ति कैसी है, उनके फैलने की दर क्या है। तुमने जंगल काट दिए। ज़्यादातर जो मेडिसिन्स बनती हैं वो जंगलों से वनस्पतियों को उठा करके बनाई जाती हैं। अब क्योंकि तुमने जंगल काट दिए तो तुम्हारे पास वो वनस्पतियां भी नहीं बची, और वो वनस्पतियां भी नहीं बची जिनको अभी तक तुम जानते नहीं थे। तुमने क्या पूरी पृथ्वी को खंगाल लिया है? अभी तक हम समुद्र के जीवन के बारे में लगभग 5% तक जानते हैं, बस इतना ही। अभी आपको यह भी नहीं पता कि समुद्र में किस किस तरह के जीव हैं। जो सबसे ज्यादा जीवन है वो थल से ज्यादा जल में है, और वो जल भी अब नहीं बच रहा है तुमसे। जाके पढ़िएगा, कोरल ब्लीचिंग, ओशंस एसिडिफिकेशन। बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जिनकी शरीर को ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए। हो सकता है तुम 2-4 डिग्री या 10 डिग्री भी बढ़ गया तो तुम सहन कर पाओ, लेकिन जो बैक्टीरिया हैं वो सहन ना कर पाए और वो मर गए। तो क्योंकि वो मर गए तो तुम भी नहीं बचोगे। जब पेट में बैक्टीरियाज डिस्टर्ब हो जाते हैं तो पता है ना क्या होता है। और तुम्हारा पूरा जीवन ही उन्हीं पर आधारित है। तुम बने ही हो सेल्स को मिला करके। तुम्हारा जो ढांचा है शरीर का वो किससे बना है? वो सेल्स से बना है। अब तुमने सेल्स नहीं देखे तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेल्स नहीं होते, क्योंकि हैं ऐसे भी लोग जो कहेंगे कि ये क्या होता है।
हो सकता है कि जिस समय ये शिक्षा नहीं थी तो उन लोगों को ना पता हो, तो वो एक अलग बात है। लेकिन आज की इस पढ़ी लिखी जनरेशन का भी बहुत बड़ा ऐसा हिस्सा है जो अभी तक भी इन चीज़ों से अनभिज्ञ है, और ये चीज़ें 10वीं कक्षा की हैं। हम भूखे मरने वाले हैं, ये बात नहीं समझ में आ रही है। जो पौधे होते हैं उनको एक निश्चित तापमान चाहिए होता है, उनको हवाएं चाहिए होती हैं, कभी कभी तो ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। एक खास तरह का मौसम जब हो तभी वो फसलें उगती हैं। तुम फसलों पर जबरदस्ती तो कर नहीं सकते कि गेहूं उग। वो कहेगा भाई मुझे जिस तरह का मौसम चाहिए था वो मुझे नहीं मिला तो मैं नहीं उगूंगा। तुमने पेड़ नहीं काटे, मान लो तुम पेड़ काटना छोड़ दो, लेकिन तुम तापमान बढ़ाए जा रहे हो क्योंकि तुम कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में रिलीज कर रहे हो, तो तापमान तो बढ़ेगा। जब तापमान बढ़ेगा तो हो सकता है और होगा कि जो कीड़े उन पौधों का पोलिनेशन करते थे वो मर गए। पौधा किसी तरह से 1-2 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर को झेल ले, नहीं झेल पाता, लेकिन मान लो झेल ले, तो जो कीड़े हैं वो नहीं झेल पाएंगे। और अगर वो मर गए तो पौधे का पोलिनेशन कैसे होगा, और अगर पोलिनेशन नहीं होगा तो पैदावार कैसी होगी। कॉलोनी कोलैप्स एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है आज। मधुमक्खियों के छत्तों से नवजात मधुमक्खियों का अचानक गायब हो जाना ये एक आम बात होती जा रही है। अचानक छत्ते से गई और बस गई। बच्चे तो फिर भी प्रश्न उठा लेते हैं, पूछ लेते हैं, पर ये जनता कैसी है जिसने ऐसों को गद्दी पर बिठा रखा है, जो तुम्हें कहते हैं कि समझ नहीं क्लाइमेट आ रहा है कि क्राइसिस ये इज दुनिया किस जस्ट ओर जा रही है। एन इल्यूजन। जब तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर्स भी पिघलेंगे, और इसकी मैं पहले बात कर चुका हूं। आपकी जो गंगा है, यमुना है, वो कहां से आ रही है? वो ग्लेशियर्स हैं, और अगर वो पिघल गए तो नदी कहां से बचेगी? फिर तुम कहोगे अरे यहां तो नदी थी, अभी कल तक तो यहां नदी थी, कहां गई? वो गई, वो गई समुद्र में। और उसको समुद्र में किसने भेजा? तुमने भेजा। अब तुम कहोगे कि हमने तो बस ये समस्या है और कोई समस्या नहीं है। जिनको आपने अपना आदर्श बना रखा है वो करते हैं अंधा उपभोग, और वो करते हैं कार्बन एमिशन। एक रईसजादा वो मात्र 1 साल में अपने प्राइवेट जेट से जितना कार्बन एमिशन करता है, एक औसत भारतीय को लगभग 2200 साल लगेंगे उतना कार्बन एमिट करने में। तो समस्या ये नहीं है कि तुम अपना बिजली का बल्ब जला रहे हो,
या तुम पेट्रोल जला रहे हो। समस्या ये है कि जो तुम्हारे आदर्श हैं, जिनको तुमने इतना ऊपर बैठा दिया है जहां उन्हें नहीं बैठाना चाहिए था, वो कर रहे हैं अंधा उपभोग। तुम्हारे जो सेलिब्रिटीज हैं, जाकर देखो कि उनमें से कितने हैं जो भारत में रहते हैं। ज़्यादातर ऐसे हैं जो भारत छोड़ के बाहर जाकर सेटल हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ की हवा अब वो नहीं रही जो पहले थी, और क्योंकि वो सेटल हो गए हैं वहाँ, तो मरोगे तुम, क्योंकि वहाँ जाने के लिए पैसे चाहिए, और वो उन्हें तुमसे मिल गए हैं। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास क्या है? बात सीधी है कि जिन लोगों को आपने आदर्श बनाया, अब वही आपको अपना माल बेच रहे हैं। आज का जो व्यक्ति है, उसके अंदर अपनी कोई चेतना नहीं है। उसके अंदर इम्प्लांट किए गए हैं वो सब सपने जो बेचने वालों को बेचना था। जब फैक्ट्री में कोई माल तैयार होता है तो सिर्फ माल ही तैयार नहीं होता। सिर्फ माल तैयार कर देना ये पूरी फैक्ट्री के चलने की वजह नहीं होती। ग्राहक भी तैयार करने पड़ते हैं। और वो ग्राहक कैसे तैयार होते हैं? वो तुम्हारे दिमाग में कुछ कीड़े डालकर होते हैं, दिमागी कीड़े। जो सोशल मीडिया है, ज़्यादातर मीडिया आज कुछ दर्जन लोगों के हाथ में है। गिने चुने 10 से 15 लोग हैं इस दुनिया में जो तय करते हैं कि आपके दिमाग में क्या फिट करना है और तुम्हारे खोपड़े में क्या डालना है, वो उनके हाथ में है। और क्योंकि उनके हाथ में है तो वो वही डालेंगे जिनसे उनको फायदा हो। कैपिटलिज्म ये नहीं देखता है कि तुम्हें इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। वो ये देखते हैं कि ये मरे तो मरे, मुझे फायदा होना चाहिए। लेकिन तुम्हें ये बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि तुम उन्हीं को अपना आदर्श बना रखा है। तुम भी तो चाहते हो वैसा ही जीवन, और ये भी सपना उन्हीं ने इम्प्लांट करा है कि देखो, इसे कहते हैं याशी जीवन, ये है। तो तुम्हें लगता है हाँ ये, तो तुम भी तो चाहते हो कि तुम्हारा जीवन भी उनके जैसा हो जाए। यही तो चाहते हो ना। और फिर वो कहते हैं कि ऐसा जीवन चाहिए, और तुम्हें ऐसा जीवन मिलेगा कैसे? हमारा माल खरीद के। बीमारियां सिर्फ शारीरिक ही नहीं होती, बीमारियां मानसिक भी होती हैं। और ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ शारीरिक बीमारी को ठीक कर दें
तो स्वस्थ हो जाएंगे? नहीं। सबसे पहले आपको मानसिक बीमारी को ठीक करना होगा, और मानसिक बीमारी इतनी जबरदस्त तरीके से आपको आहत करती है जिसका आपको पता भी नहीं चलता। जो सोशल मीडिया है उसने कितने नाजुक तरीके से आप लोगों के दिमाग में ये चीज डाल दी है कि मात्र 3-4 साल में कि बच्चे तो मोबाइल देखेंगे, बच्चे तो मोबाइल देखेंगे। ये नॉर्मल हो गया है कि देखेंगे। ये आप नहीं बोल रहे हो, ये आपके अंदर इम्प्लांट की गई है चीज, ताकि आप फोन खरीदें, आप वो कंटेंट देखें और उस बच्चे को उन कंपनीज के ग्राहक बनाएं। अपने बच्चों के जीवन को बर्बाद करने से बचिए। जो छठा महाविनाश है वो बस कुछ ही दूरी पर खड़ा है आपकी चौखट से, और आपके देखते देखते कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी हमने कल्पना भी नहीं करी थी। सारे जंगल उजाड़े जा रहे हैं। अभी मैं पढ़ रहा था हाल ही में कि कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि जो अरावली पर्वतमाला है राजस्थान में, उसके अंदर 100 मीटर से नीचे के जितने भी पहाड़ हैं ऊंचाई में, वो अरावली की गिनती में नहीं आएंगे। वहाँ खनन कर सकते हो आप। ये होगा। अभी आंदोलन भी चल रहे हैं वहाँ। ये कौन सा बेहुदा तर्क है कि जो 6 फीट का आदमी है उसको छोड़ दो, वो आदमी है, और जो 5 फीट का है वो आदमी नहीं है, उसको काट दो, उसकी गर्दन उड़ा दो। जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसे तबाह किया जा रहा है, और अब उसको कानूनी तौर से तबाह किया जाने की कोशिश की जा रही है। जो अरावली पर्वतमाला है, जानते हो ना कि वो किस तरह से राजस्थान में मॉनसूनी हवाओं को प्रभावित करती है? पता है कि नहीं है? या सिर्फ इंद्र के भरोसे बैठे हो कि वो कहीं से वज्र से तुम्हारे यहाँ बिजली गिरा करके बारिश करेंगे? जो हिंद महासागर से हवाएं उठती हैं, बंगाल की खाड़ी से, दक्षिण पश्चिमी हवाएं जब उठती हैं और आकर के अरावली पर्वतमाला से टकराती हैं और ऊपर उठती हैं, तो उसके बाद में वो दक्षिण पूर्वी इलाकों में बारिश करती है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाकों में इस तरह से राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाकों में बारिश होती है। जो हवाएं हैं उससे टकराती हैं और उसके बाद में उनका रुख बदल जाता है, और उसके बाद में वो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाकों में बारिश करती है। और ज़्यादातर खेती दक्षिण पूर्वी इलाकों में होती है, और भी होती है, लेकिन वहाँ भी होती है, अच्छे पैमाने पर होती है, और मॉनसून पर आधारित खेती होती है। क्योंकि अगर मॉनसून ना आए तो वाटर लेवल वैसे ही डाउन हो जाएगा। ऐसा होता है। तो अब इस कोर्ट के आदेश के अनुसार जब सारी पर्वत श्रृंखलाओं को, लगभग अरावली का 90% हिस्सा ऐसा है जो 100 मीटर के दायरे से नीचे आता है, यानी
उस आदेश के अनुसार 90% अरावली क्षेत्र काट दिए जाएंगे। तो उसके बाद जो हवाएं आएंगी वो अरावली पर्वतमाला से नहीं टकराएंगी, वो सीधी की सीधी चली जाएंगी। हो गई बारिश और हो गई खेती। आपके दक्षिण पूर्वी इलाकों में कोटा, बारा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा ये क्षेत्र आते हैं और यहाँ बारिश होती है उन हवाओं से। अब वो हवाएं सीधी चली जाएंगी, हो गई बारिश। और जब बारिश नहीं होगी तो यहाँ के लोग पलायन करेंगे। ये एक और बीमारी। और जब बारिश नहीं होगी तो खाने को क्या पाओगे? और खाने को तो बाद की बात है, अगर बारिश नहीं होगी कुछ सालों तक तो वाटर लेवल आपका कितने दिनों तक बचना है? बाल्टी से पानी निकालते जाओ निकालते जाओ, तो ऐसा तो है नहीं कि उसमें पानी की फैक्ट्री लगी है। तो वो लोग फिर पलायन करेंगे उन जगहों पर जहां कम से कम पानी तो मिले। ये स्थिति आने वाले कुछ सालों में होने वाली है। जो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, क्योंकि अरावली बचा नहीं, मानसूनी हवाएं टकराती नहीं तो बारिश होती नहीं। और क्योंकि बारिश नहीं होती तो खेती नहीं होती, और जहां खेती नहीं होती ज्यादातर वहां बारिश भी नहीं होती। और जब आप दूसरी जगह पलायन करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि वो तुम्हें प्रेम से वहां रहने देंगे, क्योंकि एक एरिया के अंदर एक निश्चित जनसंख्या आवास कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद में उनको इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ाने पड़ते हैं। मकान नहीं है, रहने की सुविधा नहीं है, खाद्य उपलब्धता नहीं है, तो क्या वो तुम्हें रहने देंगे वहां पर? तो फिर दंगे होंगे। जो दंगे होंगे वो पानी के लिए होंगे। जिन जगहों पर आज वाटर लेवल खूब है, जिन क्षेत्रों में, वो वाटर लेवल ज़रूरी नहीं कि वहाँ बना रहे। अगर आप पानी निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ और वहाँ आने का कोई सोर्स नहीं है तो वो पानी ख़त्म होगा। और जब होगा तब अचानक होगा। जब फ्लो खत्म होगा तो अचानक होगा, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे होगा, अचानक होगा। फिर तुम कहोगे यहाँ तो पानी की गंगा बहती थी, कहाँ गई? वो गई। समय गंभीरता का है और अब कोई वजह नहीं बची है जीवन में कि आप हंस पाओ। ज़रूरी है कि जो हो सके उसमें अपना मन और शरीर दोनों लगा करके इस पृथ्वी के लिए न्योछावर करें, क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है कि पतन ज़्यादा दूर नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में अभी आपको पता भी नहीं है
जो फीडबैक लूप्स हैं, जाकर उनको पढ़िए, पढ़िए, जानिए, समझिए। हर चीज़ उपलब्ध है।